इस वीडियो में हम लोग बेन जॉनसन का लिखा हुआ फेमस कॉमेडी एवरी मैन इन हिज ह्यूमर को उसका समरी को जानेंगे, उसका कैरेक्टर लिस्ट को जानेंगे और एक्ट वाइज डिटेल सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन को देखेंगे ताकि शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आए। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एक कॉमेडी है, ठीक है, और ये लिखा गया है बेन जॉनसन द्वारा। बेन जॉनसन शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी थे और एलिजाबेथन एज के काफ़ी फेमस कॉमेडियन थे। अब एक चीज़ आप और जान लीजिए कि एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इस प्ले में शेक्सपियर में एज एन एक्टर उन्होंने किरदार अदा किया था। हालांकि किस किरदार उन्होंने अदा किया था इस बारे में तो डिबेट चलता है, बट ये कंफर्म है कि उन्होंने ऑन स्टेज एक्टिंग किया था, ठीक है। और 1598 में इसको फर्स्ट परफॉर्म किया गया था लंदन में, और ये सबसे बेहतरीन इसको जाना जाता है एज अ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। अब ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स क्या है कि मेडिकल थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स पे बेस करके जो भी कॉमेडी लिखा जाता है उसको कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स कहा जाता है। अब ये मेडिकल थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स क्या है? प्राचीन काल में विश्वास किया जाता था कि 4 ह्यूमर होते हैं। ह्यूमर इन द सेंस बॉडी फ्लूइड। इंसान का जो शरीर है वो 4 डिफरेंट फ्लूइड या 4 डिफरेंट ह्यूमर से बने हुए हैं, और ये चारों अगर प्रॉपरली बैलेंस्ड हो तो शरीर और मन में कोई तरीके का कोई दिक्कत नहीं आता है। लेकिन अगर किसी का इम्बैलेंस हो गया, कोई ज़्यादा हो गया, कोई कम हो गया, तो क्या होता है? तो पर्टिकुलर टाइप का दिक्कत नज़र सामने आता है। शारीरिक दिक्कत भी होता है और मानसिक दिक्कत। दिक्कत इन द सेंस उसका पर्सनालिटी में कोई तरीके का एक्सेस नज़र आएगा। कोई ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, कोई ज़्यादा शांत हो जाएगा, कोई ज़्यादा ठंडा दिमाग का हो जाएगा, इस टाइप का। तो इसी को कहते हैं मेडिकल थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स। अब मेन इसको जनरेट किया था हिपोक्रेट्स ने, ये वाज एन एंशिएंट ग्रीक फिजिशियन, और बाद में फेमस रोमन फिजिशियन गैलन ने भी इसको अप्रूव किया था। तो 4 डिफरेंट टाइप के ह्यूमर क्या है? सबसे पहले है ब्लड, फिर है येलो बाइल जिसको कोलेर भी कहा जाता है, नेक्स्ट है ब्लैक बाइल जिसको मेलनकली भी कहा जाता है, और आखिरी में आता है फ्लेम। अब ये भी माना जाता है कि ये चारों मतलब ह्यूमर जो है ना, ये सीजनल है। मतलब एक एक पर्टिकुलर सीजन में एक एक अलग टाइप का ह्यूमर राइज करता है। जैसे ये जो ब्लड है इसको स्प्रिंग सीजन के साथ रिलेट किया जाता है, और जिस व्यक्ति में ब्लड ज़्यादा रहेगा वो सैंग्विन होगा। सैंग्विन इन द सेंस वेरी फ्रेंडली, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव, दिल खुला टाइप का, सबसे बातचीत करेगा, बढ़िया हंसी खुशी रहेगा, ठीक है। येलो बाइल या कोलेर इसमें ज़्यादा रहेगा, वो काफ़ी गुस्से वाला होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, बिटर होगा, बात बात में चिढ़ जाएगा, ठीक है, और इसको समर सीजन के साथ रिलेट किया जाता है। ब्लैक ब्लाइंड यानी कि मेलनकोली, आप नाम से ही समझ पा रही है, काफ़ी सैड होगा, काफ़ी इमेजिनरी टाइप का होगा, लेजी होगा, फियरफुल होगा, ठीक है, इसको ऑटम से जोड़ा जाता है। और आखिरी में जो फ्लेम आता है इसको विंटर सीजन से जोड़ा जाता है, और काफ़ी ये कूल नेचर के होते हैं। ये कूल कहना यहाँ गलत होगा, कोल्ड नेचर के होते हैं, मतलब यानी काफ़ी लो स्पिरिटेड होते हैं, भूल जाते हैं, कोई चीज़ में इनको इंटरेस्ट नहीं रहता, हर चीज़ में ये लोग बस कोई तरीके से पार हो जाए, इस तरीके के ये लोग होते हैं, ठीक है। तो ये है 4 ह्यूमर्स। अब एवरी मैन इन ह्यूमर प्ले में आपको ढेर सारा कैरेक्टर मिल जाएगा जो एक पर्टिकुलर टाइप का ह्यूमर से प्रभावित है। कोई ज़्यादा गुस्से वाला है, कोई ऑप्टिमिस्टिक है, कोई संदेहवातिक है, ठीक है, ऐसे करके ह्यूमर। इसीलिए प्ले का नाम ही तो ऐसा है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, यानी हर व्यक्ति अपने अपने ह्यूमर लेके है, ठीक है। अब कैरेक्टर लिस्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है ओल्ड नोवेल। ये है इस पूरा प्ले का जो प्रोटैगनिस्ट, जो मेन हीरो एडवर्ड नोवेल, उसका पिताजी, ठीक है। और ये अपने बेटे को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। ये इसका ह्यूमर है कि मेरा बेटे का क्या होगा, वो गलत संगत में पड़ गया है, वो पोइट्री लेके बहुत ज़्यादा मतलब समय व्यतीत करता है, करियर लेके उसका क्या होगा, ये सब चीज़ लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। फिर नेक्स्ट आता है एडवर्ड नोवेल, यही है इस पूरा प्ले का हीरो, ठीक है। ये एक यंग मैन है, अट्रैक्टिव हैंडसम यंग मैन, पोइट्री में इसका इंटरेस्टेड है। हालांकि ऐसा नहीं कि दिन भर बस पोइट्री लिखता रहता है और घूमता रहता है, ये काफ़ी पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी सिंसियर है, अपना करियर लेके भी सिंसियर है, बट वहीं इसका पिताजी को इसका लेके टेंशन का ख़त्म नहीं कि इसका जो दोस्त संगत है वो ठीक नहीं है। फिर आता है ब्रेन वर्म। ब्रेन वर्म इस पूरा प्ले का आप सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि पूरा प्ले में सबसे बुद्धिमान, इंटेलिजेंट अगर कोई व्यक्ति है तो वो ब्रेन वर्म है। क्यों? क्योंकि इस पूरा प्ले में इतना बार वो भेष बदलता है, डिस्गाइज करता है, और इतने इफेक्टिवली वो करता है कि कोई उसको पहचान नहीं पाता। ढेर बार वो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को चकमा देके निकल जाता है, और वो एक्चुअली सर्वेंट है, ओल्ड नोवेल का सर्वेंट है, तो इसी लिहाज से एडवर्ड नोवेल का भी वो बात मानता है। लेकिन ब्रेन वर्म का पर्सनली फेवरेट मास्टर है एडवर्ड नोवेल,
और वो क्या करता है कि ओल्ड नोवेल अपने बेटे का पीछे उसको जो भी स्पाई करने भेजता है, वो जो चोरी छुपे वो सारा इन्फॉर्मेशन एडवर्ड नोवेल को पास कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर आता है काइटली। ये क्लॉथ मर्चेंट है और इसका सबसे बड़ा ह्यूमर है कि ये सस्पिशियस है। इसको हमेशा डर लगा रहता है वो है कहीं ये ककोल्ड न बन जाए। ककोल्ड यानी ऐसा हस्बैंड जिसको उसका वाइफ चीट करती है कोई दूसरे मर्द के साथ, वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहती है, उसको ककोल्ड कहा जाता है। क्वाइटली को हमेशा डर लगा रहता है कहीं उसका बीवी के साथ कोई किसी और मर्द का चक्कर न चल जाए। डेम काइटली नेक्स्ट, वो है यही काइटली की बीवी। ठीक है, ब्रिजेट काइटली वो है काइटली की सिस्टर, अनमैरिड सिस्टर। इसका काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है एडवर्ड नोवेल पे और प्ले के आखिर में ये दोनों का शादी भी होता है। ठीक है, फिर आता है वेलब्रेड। वेलब्रेड है काइटले का टेनेंट, यानी काइटले के घर में वो रहता है और काइटले इसको लेके काफ़ी परेशान है कि दिन भर ये हुल्लड़बाजी करता रहता है। इसका दोस्त यंग गैलेंट्स आकर के मेरा घर का शांति खराब कर दिए हैं और वेलब्रेड के ऊपर इसका सबसे बड़ा जो गुस्सा है या कह लीजिए शक है कि ज़रूर ये मेरे बीवी का पीछे कुछ ना कुछ करता होगा, चक्कर चलता होगा। फिर आता है डाउन राइट। डाउन राइट है वेलब्रेड का हाफ ब्रदर। ये एक स्क्वायर है। ठीक है, और इसको कोई भी नॉनसेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, हमेशा सीधा सीधा बात करता है, कोई भी फालतू का बात में रहता नहीं, बहुत ज़्यादा एक गुस्सा है। इसका ह्यूमर है कि इज़ टू मच एंग्री। फिर आता है मास्टर स्टीफन। ठीक है, कुछ कुछ माइनर कैरेक्टर्स आपको मिलेगा, या माइनर कैरेक्टर्स कह लीजिए या फिर थोड़ा सा कॉमेडी कैरेक्टर कह लीजिए कि जिनका इंटेलेक्ट ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जिनको लेकर मजाक उड़ाया जाता है ज़्यादातर। मास्टर स्टीफन ये है नेफ्यू, किसका नेफ्यू? ओल्ड नोवेल का नेफ्यू और एडवर्ड नोवेल का कज़न। ठीक है, इसको एज ए कंट्री गर्ल डिस्क्राइब किया गया है कि मतलब गांव वाला, ठीक है, जो थोड़ा सा बुड़बक व्यक्ति होता है उस टाइप का। ठीक है, और फिर आते हैं मास्टर मैथ्यू। इनको एक टाउन गर्ल डिस्क्राइब किया गया, मतलब ये भी अल्टीमेटली फूलिश ही है बट ये थोड़ा सा अर्बनाइट किस्म के हैं, है ना। और इनका खासियत है इज़ अ पोएटेस्टर। पोएटेस्टर मतलब एक इन्फीरियर पोएट जो दूसरे का पोइट्री चुरा के प्लेजियराइज करके अपना पोइट्री हिसाब से चलाता है। फिर आता है कैप्टन बोबर्टिन। ये एक सोल्जर है और ये हमेशा बहुत ज़्यादा खुद का बारे बोस्ट करते रहता है कि मैंने इस वॉर में ऐसा बहादुरी दिखाई था, मैंने इतने जंगों में महारत हासिल किया है, तो हमेशा वो अपना बोस्ट करता रहता है। हालांकि असलियत में उसका स्किल कुछ खास नहीं है, डाउन राइट उससे कहीं ज़्यादा स्किलफुल है, बट ये बोबर्टिन सिर्फ अपने पढ़ाई करने में ही मतलब बेहतरी रखता है। और ये रहता है किसके? कॉब का घर में। कॉब के बारे थोड़ा देर में आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं कैश। कैश है आपके जो काइटली है क्लॉथ मर्चेंट, उसका अकाउंटेंट और उसका असिस्टेंट। ठीक है, कॉब कौन है? कॉब है एक वाटर बियर जो घर घर जाके पानी सप्लाई करता है। अब इस कॉब का ही घर में रहता है ये कैप्टन बोबर्टिन। नेक्स्ट आता है जस्टिस क्लेमेंट। ये एक लोकल जुडिशियरी अथॉरिटी है और अल्टीमेटली इस आखिरी एक्ट में 5 एक्ट का प्ले है, तो 5वें एक्ट में जाकर के यही सारा कन्फ्यूजन जो है सबका दूर करते हैं। ठीक है, एक पीस मेकिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह यह काम करते हैं। और आखिर में आता है रॉजर फॉर्मल। रॉजर फॉर्मल है वही जस्टिस क्लेमेंट का ही असिस्टेंट और क्लर्क। और रॉजर फॉर्मल को आखिरी एक्ट में ड्रंक करके उसका कपड़ा लेके भाग जाता है ब्रेन ब्रॉन। वो तो जब डिटेल डिस्कस करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो ये सब है मेन कैरेक्टर। तो आइए अब समरी को देखते हैं। सबसे पहले प्रोलॉग से शुरुआत करते हैं। प्रोलॉग में मेन क्या बताया गया है कि थिएटर के जीनियोलॉजी को लेकर बताया गया है कि थिएटर का शुरुआत कहाँ से हुआ, आगे कैसे कैसे बढ़ा। ठीक है, ग्रीक थिएटर के बारे काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है और शेक्सपियर के बारे भी मेंशन किया है। शेक्सपियर के बारे में तो एक और फैक्ट आपको शुरुआत में ही बताते हैं कि शेक्सपियर ने इस प्ले में एक्ट भी किया था। ठीक है, और एक बहुत बढ़िया लाइन है, ठीक है, जिसमें इस ड्रामा का एक उद्देश्य को बताया गया कि व्हेन शी वुड शो एन इमेज ऑफ द टाइम्स एंड स्पोर्ट विद ह्यूमन फॉलीज नॉट विद क्राइम्स। यानी इस प्ले में क्या किया जाएगा, एक टाइम का इमेज दिखाया जाएगा, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी का एक दर्पण उठा के दिखाया जाएगा कि कंटेम्प्रेरी इंग्लैंड या कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में कैसे कैसे कैरेक्टर्स मौजूद थे, उनमें क्या क्या कमियां थी। ठीक है, और कमियां इन द सेंस बुराई नहीं, नॉट क्राइम। देखिए बताया गया स्पोर्ट विथ ह्यूमन फॉलीज, यानी आदमी में जो कुछ छोटा मोटा फ्लॉज रहता है, ठीक है, जिसका वजह से वो कोई क्रिमिनल नहीं बन जाता है, बट जिसका वजह से उस पर कॉमेडी किया जा सकता है। ठीक है, हंसी मजाक उड़ाया जा सकता है, छोटा मोटा फूलिशनेस कहा जा सकता है। तो उस वो है हम लोग का ड्रामा का टॉपिक, कोई क्राइम नहीं, कोई ट्रेजेडी नहीं, दैट्स व्हाई इट्स अ कॉमेडी। ठीक है, अब एक्ट 1 शुरू होता है। एक्ट 1 में सबसे पहले ओल्ड नोवेल अपना सर्वेंट जो ब्रेन वर्म है उसको बोलता है कि जाओ मेरे बेटे एडवर्ड नोवेल का स्टडी में जाके देख के आओ कि वो क्या कर रहा है।
ठीक है, एक बार ज़रा स्पाई करके आओ। ये ओल्ड नोवेल का बहुत बैड हैबिट है। वो अपने चाइल्ड पे, एडवर्ड नोवेल पे हमेशा स्पाईगिरी करते रहता है और ब्रेन वर्म से ये काम वो करवाता है। उसको हमेशा चिंता लगा हुआ रहता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, सही कर रहा है कि नहीं, कैसे संगत में मिल रहा, उसका आदत सही है कि नहीं। बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है, बहुत ज़्यादा ओवर केयरिंग है। ये उसका एक ह्यूमर है, ये उसका एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फ्लॉ है, ठीक है। फिर वो ये भी अपने में बोलता है कि वो जो पोइट्री में लगा हुआ है, पोइट्री में जो उसका इंटरेस्ट है एडवर्ड नोएल का, दैट इज़ अ फ्रूटलेस एंड अनप्रॉफिटेबल आर्ट। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किसने पोइट्री को फ्रूटलेस एंड अनप्रॉफिटेबल आर्ट बोला है, तो आंसर होगा ओल्ड नोवेल, ठीक है। इतना ही में उसका जो एक नेफ्यू है उसको डल नेफ्यू कहा गया है, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज़ वेरी फूलिश एंड इमेच्योर। वो है मास्टर स्टीफन, ओल्ड नोएल का नेफ्यू और एडवर्ड नोएल का कज़न। वो आ जाता है, वो आकर के ओल्ड नोवेल से पूछता है कि आपके पास हॉकिंग और हंटिंग का रिलेटेड कोई साइंस बुक है क्या। तो बड़ा तज्जुब हो जाता है वो। ओल्ड नोवेल बोलता है कि तुमको क्या दरकार भैया ये सब चीज़ का। तो वो बोलता है नहीं, आजकल ये सब फैशन है ना, तो इसलिए मुझे चाहिए। तो ये सुन के बहुत दिमाग गर्म हो जाता है ओल्ड नोवेल का। वो बोलता है तुमको खा के कोई काम नहीं है, सिर्फ फैशन में कोई चीज़ चलेगा तो तुम उसको ब्लाइंडली फॉलो करोगे, उसका कोई मतलब काम है भी कि नहीं ये सोचोगे नहीं, एकदम गधा हो क्या। फिर उसको वो बोलता है प्रोडिगल एब्सर्ड कॉक्सको, ये मास्टर स्टीफन को बोलता है ओल्ड नोवेल। ये सब कमेंट ध्यान रखिएगा, इससे छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। फिर वेलब्रेड नाम का एक गैलेंट है, ठीक है, एक लंदन का ही रहने वाला एक यंग गैलेंट है जो कि एडवर्ड नोएल का खास दोस्त है और जिसको ओल्ड नोवेल एकदम पसंद नहीं करता, उसका बदतमीज़ी का या उसका रवैया का वजह से, ठीक है। उसको लग रहा है ये मेरा बेटा को बिगाड़ देगा। तो उसका तरफ से एक लेटर आता है, जो लेटर में उसने कहता है एडवर्ड को कि तुम आओ, ओल्ड ज्यूरी के एक रास्ते में हम लोग मिलते हैं और मिलकर के कुछ डिस्कशंस, अपना कुछ प्लान परिक्रमा करते हैं। तो ये लेटर आता तो एडवर्ड नोएल के लिए है, लेकिन ओल्ड नोएल इसको चुपके से पढ़ लेता है और ब्रेन वर्म को बोलता है कि भाई तुम किसी को बताना नहीं कि मैंने अपने बेटे का लेटर पढ़ लिया है। तो देखो, मतलब ये दो तरीके का डबल स्टैंडर्ड्स खेल रहा है। एक तो इसको अपने बेटे में स्पाई भी करना है और ऊपर से इसको बेटे को पता भी नहीं चलने देना कि उसका सामने खुद का इमेज को ख़राब नहीं करना है। तो यहीं से उसका एक जो क्या बताओ कि एक हिपोक्रेसी सामने आ जाती है, या एक लैक ऑफ करेज टू फेस हिज सन डायरेक्टली, ये भी सामने आ जाता है ना। फिर वो क्या करता है, वो बोलता है कि नहीं, मैं अपने बेटे को है ना फोर्सिबली कुछ नहीं कराना चाहता, मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि उसको खुद ब खुद रियलाइज़ आ जाए। इसलिए मैं ये नहीं उसको जताना चाहता कि मैं उस पर स्पाई कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि उसको फादर के खिलाफ कोई हर्ट फीलिंग आए। ओके। फिर ब्रेन वर्म का क्या करता है कि ऑब्वियसली उसका बात तो मानता नहीं है। ब्रेन वर्म का एक दिली लगाव जो है ना, वो अपना यंगर मास्टर के प्रति ज़्यादा है, यानी एडवर्ड नोएल के प्रति वो एक्चुअली सिंपैथेटिक है। ये ओल्ड नोएल का उल्टा सीधा हरकत उसको कुछ खास पसंद नहीं पड़ता है। हालांकि वो मास्टर है तो उसका बात तो उसको मानना ही पड़ेगा, बट एक्चुअली उसको कुछ खास पसंद नहीं पड़ता है। तो फिर ब्रेन वर्म जगह बता देता है कि ऐसा ऐसा बात है, आपका लेटर आपके लिए आया था लेकिन आपका बाप नहीं है, पहले ही पढ़ लिया है। तो फिर स्टीफन भी वहाँ रहता है, तो एडवर्ड के साथ वो भी पढ़ता है। पढ़ करके उसको बड़ा हंसी आता है, वो काफ़ी अम्यूज्ड होता है लेटर से, ठीक है। और इतने में क्या होता है कि कुछ कुछ और माइनर कैरेक्टर्स तो नहीं करेंगे, साइड कैरेक्टर्स कह सकते हैं। ये मेनली कॉमेडी को पुशअप करने के लिए इनको इंट्रोड्यूस किया गया है फुल्ली कॉमिक कैरेक्टर से, जिसमें पहले आपका आ जाएगा मैथ। जैसे स्टीफन को एक कंट्री गर्ल बोला गया है, वैसे ही मैथ्यू को यहाँ पे एक टाउन गर्ल बोला गया, मतलब अर्बन एरिया में रहने वाला, लेकिन है वो वैसा ही फूलिश, ठीक है, उसमें उसका कोई मैच्योरिटी नहीं है। फिर एक कॉब आ जाता है। कॉब है आपका वाटर बियरर। ये एक लो क्लास सोसाइटी को बिलोंग करता है कि वो हर घर जाके पानी देता है। और फिर इसको किंग हेरिंग भी थोड़ा सा मजाक करके बोला जाता है, सटायराइज करके। और कैप्टन बोबडिल, ये कैप्टन बोबडिल एक ब्रैगट सोल्जर आप कह सकते हैं, जो अपना मतलब बैटलफील्ड का एक्सप्लॉइट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा बोस्ट करता है कि मैंने ऐसा किया है, मैंने वैसा किया है, मुझसे बड़ा सोल्जर तो दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन हालांकि उसमें उतना हिम्मत है नहीं, सिर्फ मुंह का बड़ा बड़ा फेंकता है, ठीक है। ये रहता है आपका कॉब का घर में, वाटर बियरर कॉब का घर में, लेकिन उसमें ये शर्मिंदा है, ठीक है। ये रहता तो वहीं पे है, लेकिन ये किसी को ये जाहिर नहीं होने देता कि मैं कॉब का घर में रहता हूँ, या किसी को ये डिस्क्लोज करने से मना करता है कि मैं कॉब का घर में रहता हूँ। और ये मैथ्यू जो है ना, ये टाउन गर्ल, इसका बहुत बुरा आदत है उल्टा सीधा पोइट्री कंपोज करने का। इसको पोएटास्टर आप कह सकते हैं, यानी जो दूसरे का पोइट्री को चुरा करके अपना पोइट्री का हिसाब से चला देता है, ये प्लेजियराइज करता है पोइट्री को, ठीक है, इन्फीरियर पोइट आप कह सकते हैं। अब वेलब्रेड जो है
उसका एक हाफ ब्रदर है जिसका नाम है डाउनराइट। ये सचमुच का हिम्मत वाला सोल्जर है। ये वेलब्रेड का जैसा सिर्फ बड़ा बड़ा फेंकता नहीं है, ये एक्चुअली में इसका एक्सप्लॉइट्स है और एक्चुअली में इसका स्किल्स भी है, एक्चुअली में इसका हिम्मत भी है। लेकिन इसका सबसे बड़ा ह्यूमर है एंगर। ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है और बहुत जब गुस्सा होता है तो अनकंट्रोलेबल गुस्सा रहता है। ठीक है, जैसे खास करके इसको नॉनसेंस चीज़ें एकदम नहीं पसंद। इसी वजह से ये मैथ्यू, कैप्टन बोबर्डल, ये सब उल्टा सीधा बुड़बक टाइप का आदमी का एकदम सहन नहीं कर पाता। मैथ्यू को तो एक बार वो बोल भी देता है कि तुम अगर अपना ये उल्टा सीधा पोइट्री और हरकत दोबारा किए तो तुमको मैं बैस्टिनेडो से मारूंगा। बैस्टिनेडो यानी एक मोटा लाठी टाइप का होता है, तो उसमें मारूंगा तुमको बढ़िया से, तो सुधर जाओ। फिर बोबर्डल क्या करता है, मैथ्यू के साथ थोड़ा डिस्कस करता है कि डाउनराइट का ये जो इतना हाई टेम्पर है ना, ये कुछ अच्छा बात नहीं है, इसका कुछ करना पड़ेगा। इसका जो हाफ ब्रदर वेलब्रेड है, इसको चलो इसको जा करके इसका हरकत के बारे में बताते हैं, कुछ इसका प्रतिकार करने का कोशिश करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट एक्ट 2 शुरू होता है। एक्ट 2 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं जो काइटले है, दैट इज़ क्लॉथ मर्चेंट, वो अपना असिस्टेंट दैट इज़ थॉमस कैश, उसका बारे थोड़ा बातचीत करता है कि मैंने कैश को बचपन से पाला है, जब वो छोटा था सब कुछ चीज़ मैंने अपने हाथ से उसको सिखाया है और आज वो एक भरोसामंद और काबिल असिस्टेंट अकाउंटेंट बन चुका है, आज मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ। ये डाउनराइट के साथ वो ये सब बातचीत करता है। ठीक है, फिर वो वेलब्रेड को लेकर भी कंप्लेन करता है डाउनराइट को कि अच्छा बाय द वे एक चीज़ बता दूँ, वेलब्रेड इसका टेनेंट है ना, मतलब भाड़ेदार है, इसका घर में रहता है वेलब्रेड, और इसको लेके बहुत इसका कंप्लेन है। ये डाउनराइट को बोलता है कि एक नंबर का लिच्चड़ आदमी है, कोई इसका आने जाने का ठीक नहीं, रहन सहन का ठीक नहीं, बदतमीज है, दिन भर पार्टी करते रहता है, उल्टा सीधा दोस्त लाते रहता है, मैं तो परेशान हो गया हूँ। ऊपर से मुझे लगता है कि मेरे बीबी के ऊपर भी इसका नज़र है, तो आई एम ऑलवेज इन द फियर ऑफ बीइंग ककोल्डेड। ककोल्डेड का मतलब होता है कि कोई हस्बैंड का वाइफ अगर उसको चीट करे, सेक्सुअली डिप्राइव कर किसी और लड़के का साथ, तो देन दैट हस्बैंड, दैट चीटेड हस्बैंड इज बीइंग कॉल्ड एज अ ककोल्ड। ठीक है, तो ये पूरा प्ले में काइटले को यही डर सताता है कि कहीं वो ककोल्डेड ना हो जाए, ककोल्डेड ना हो जाए। जेलसी बहुत ज़्यादा है इसका, ये इसका ह्यूमर है। ओके, काइटले का भी और काइटले का जो वाइफ, दोनों का ही ह्यूमर है जेलसी, बहुत ज़्यादा जेलस है ये। ठीक है, फिर वो डाउनराइट को रिक्वेस्ट करता है कि तुम्हारा तो हाफ ब्रदर है वेलब्रेड, उसको ज़रा समझाओ ना, तुम तो अपने इतने सिंसियर हो, इतने मतलब सही हो, तो अपने भाई को भी थोड़ा सा समझाओ कि ऐसे उल्टा सीधा हरकत से वो बाज आ जाए। फिर मैथ्यू एंड बोबर्डल जो है वो मिलने आता है वेलब्रेड से, लेकिन फिर वो मेंशन करते हैं कि लास्ट नाइट जब वो मिलने आए थे तो वेलब्रेड तो था नहीं, है ना। अब इसी बातचीत में क्या होता है कि स्कैवेंजर नाम का एक खराब वर्ड यूज़ कर देता है बोबर्डिल, किसके लिए, डाउनराइट के लिए। स्कैवेंजर का मतलब होता है जो बचा कुचा चीज़, जो डेड सामान को खा करके अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, उनको स्कैवेंजर बोला जाता है। तो एक तरीके के आप इंसल्ट समझ लीजिए, अब्यूज़ समझ लीजिए। तो डाउनराइट जिस तरीके का गर्म मिजाज का आदमी आपको लगता है कि ये सुन के वो चुपचाप सहन कर लेगा, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उसको कमेंट भी करता है फिर दोबारा कि सुनो सुनो, तुम अपना ये जो कोलेर है ना, कोलेर इन द सेंस हाई टेम्पर ह्यूमर, ये तुमको खा जा रहा है, गुस्से को अपना काबू में करना सीखो, नहीं तो ये कोई दिन तुमको उल्टा सीधा राह में चला देगा। ठीक है, अब कॉब जब वाटर डिलीवरी करना आता है काइटले के पास, तो काइटले उसको भी अपना दुखड़ा सुनाने लगता है कि अरे वेलब्रेड को रहने दे के मैंने क्या कर दिया, ये एक दिन मुझे ककोल्ड कर देगा। तो कितना बड़ा गधा आदमी है आप सोचिए, ये सब चीज़ पर्सनल चीज़ आदमी छुपा के रखता है कि अपना ऐप दूसरा किसी को ना पता चले, और ये सब कोई एक करके अपना दुखड़ा मतलब गाता सुना रहा है। मतलब इसको अगर सच में कोई वेलब्रेड ककोल्ड ना भी करे ना, तो पूरा मोहल्ला जान जाएगा कि ये ककोल्डेड होने ही वाला है या हो चुका है। ठीक है, फिर जो दो फीमेल कैरेक्टर्स है मेन, एक है डेम काइटले है काइटले का वाइफ, और मिस्ट्रेस ब्रिजेट काइटले है आपका उसकी बहन, मतलब काइटले की बहन। ठीक है, और एक काइटले की बीवी डेम काइटले। तो इसमें एक लाइन भी आता है, काइटले खुद को बोलता है कि जो शक का ये जो बुखार है जो मुझे इस तरीके से एकदम मतलब हिला के रख दिया है, मैं चाहता हूँ कि शक का बुखार को मैं उतार दूँ, लेकिन ये नहीं उतर रहा, ये मेरे कंट्रोल के बाहर है, ये सच में मुझे खाए जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट सीन में क्या दिखाता है कि ब्रेन वर्म अपना पहला डिस्गाइज लेता है, दैट इज एन एक्स सोल्जर। ये पूरा प्ले में आप ब्रेन वर्म को एक मास्टर डिस्गाइज के तौर से देखेंगे, डिफरेंट टाइप में वो डिफरेंट डिस्गाइज लेता है, और इतना बखूबी वो डिस्गाइज लेता है कि ना ओल्ड नोवेल उसको पहचान सकते हैं, ना एडवर्ड नोवेल उसको पहचान सकते हैं। और ये डिस्गाइज के थ्रू वो अपना कॉमेडी का जो पार्ट है या ट्रिक प्ले करने का जो पार्ट है वो बखूबी निभाता है। ठीक है, तो एक वैग्रेंट सोल्जर का वो लेता है भेष और मूरफील्ड्स नामक जगह में वो रहता है। अब वहीं पे
एडवर्ड और स्टीफन भी आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो ब्रेन वर्म है डिस्गाइज सोल्जर, वो डिफाई करता है कि उसका बॉस का ऑर्डर यानी ओल्ड नोएल का ऑर्डर कि उसको स्पाई करना है अपना यंग मास्टर के ऊपर। तो वो बोलते हैं नहीं, ये मैं नहीं करूँगा, चाहे वो बुढ़ो कितना भी ऑर्डर दे, मैं मानने वाला हूँ नहीं, ठीक है। तो अब इस बीच स्टीफन अपना पर्स भी खो देता है मोरफील्ड्स में। फिर ब्रेन वर्म जो है वो सोचता है कि चलो स्टीफन तो इतना उल्लू आदमी है ही, तो उससे थोड़ा मजाक किया जाए, थोड़ा उसका बुड़बक बनाया जाए। तो वो जा करके स्टीफन के सामने अपने तलवार को लेकर के अपना क्योंकि वो सोल्जर का भेष में, तो अपना एक्सप्लॉयटेशन को लेकर बड़ा बड़ा फेंकने लगता है। वो बोलता है कि मेरे ये 16th सेंचुरी का जो बैटल से ये लाया हुआ हूँ मैं ये तलवार, ठीक है, ये वेरी एक्सेलेंट गुड मोस्ट प्योर टोलेडो एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का मतलब तलवार होता है ना। तो उस मटेरियल से बना हुआ है, आप इसको लेके तो देखिए। तो जाहिर सा बात है स्टीफन बुड़बक बन जाता है और उसको खरीद लेता है। अब वहीं मोरफील्ड्स में एक दूसरा सीन में दिखाता है कि ओल्ड नोवेल भी आ पहुंचा है और एक लंबा सा बोरिंग सा वो स्पीच देता है पेरेंटिंग को लेकर के कि पेरेंटिंग कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, और अपना पेरेंटिंग को लेकर वो थोड़ा क्वेश्चन रेज करता है। एक जनरेशन गैप का भी इशू इसमें आता है और ये भी वो समझता है कि शायद मैं एक बैड एग्जाम्पल प्रेजेंट कर रहा हूँ एक पेरेंट के तौर पर। वो खुद कन्फ्यूज़ रहता है कि मुझे क्या कंट्रोल करना चाहिए अपने बेटे के ऊपर या उसको स्पेस देना चाहिए। तो वो डाउट में रहता है, खुद वो डबल स्टैंडर्ड्स में रहता है। उसको समझ में नहीं आता कि किस तरीके से करने से उसका सन ठीक होगा, ठीक है। अब इसी बीच में ब्रेन वर्म जो कि डिस्गाइज सोल्जर था उसी भेष में दोबारा आ जाता है ओल्ड नोवेल का सामने। जाहिर सा बात है ओल्ड नोवेल भी उसको नहीं पहचान पाता, तो वो अपना नाम बता है फिट्जवर्ड, ठीक है। ये सब नाम ध्यान रखिएगा, ब्रेन वर्म का डिस्गाइज ध्यान रखिए। इससे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कब कौन सा डिस्गाइज उसने लिया था, किसके सामने लिया था, ठीक है। तो फिट्जवर्ड नाम से वो खुद को परिचय देता है ओल्ड नोवेल का प्रति। तो ओल्ड नोवेल उसको बोलता है कि तुमको शर्म नहीं आता, तुम्हें कितना बढ़िया सोल्जर होकर के, एक नाइट होकर के तुम अभी यहाँ भीख मांग रहे हो पैसे के लिए। तुम या तो दोबारा कोई वॉर में जाओ या फिर कोई ऑनेस्ट परिश्रम करो, हार्डवर्क करो, अपना उससे कमाओ ना। फिर खैर उसको थोड़ा दया में आ जाता है उसके ऊपर। तो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुमको हायर कर लूँगा, तुम बाद में मुझसे कॉन्टैक्ट करना, ठीक है। यही एक्ट 2 समाप्त होता है। एक्ट 3 अब शुरू होता है। कहाँ पे? विंड मिल टैवर्न के निकट एक स्ट्रीट है, वहाँ पे मैथ्यू और बोबाडिल दोनों जाकर के मिलते हैं वेलब्रेड से। ये दोनों तो पिछले दिन ही मिलने आए थे वेलब्रेड को आपका काइट लेके घर में, लेकिन तब तो वो था नहीं, तो उसमें तो झड़प हो गया डाउनराइट के साथ। तो फाइनली ये लोग वेलब्रेड से यहाँ आकर के मिले, ठीक है। और इतना ही देर में एडवर्ड और स्टीफन भी आ जाता है वहीं सेम जगह। तो सारे 4-5 आदमी इकट्ठा स्ट्रीट में हो जाते हैं। स्टीफन अभी वेलब्रेड को फाइन गैलेंट बोलता है उसका लेटर के लिए, वही लेटर जो एडवर्ड नोएल के लिए भेजा गया था, दोनों पढ़ लिया था, है ना। तो उस लेटर के लिए बोलता है कि यू आर वेरी फाइन गैलेंट। फिर एक दूसरे जो एडवर्ड नोवेल है और वेलब्रेड है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बोलते हैं कि देखो ये मेरा एक जो चमचा टाइप का है। एडवर्ड बोलता है स्टीफन ये मेरे चमचा है, एकदम उल्लू आदमी है, इसको लेके तुम जितना चाहे मजाक कर सकते हो। वेलब्रेड भी बोलता है देखो ये दोनों भी मेरे विंड इंस्ट्रूमेंट्स है, जितना चाहे बजाओ। समझ पा रहे हैं ना किसको बोल रहे हैं? एक मैथ्यू को, एक बोबाडिल को, कि दोनों एकदम बुड़बक है, खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, जितना चाहे लोग का मजाक उड़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम अम्यूजमेंट ये लोग देते हैं कि मजा दे देंगे, ठीक है। फिर स्टीफन खुद को जब इंट्रोड्यूस करते हैं वो बोलते हैं आई एम माइटिली गिवन टू मेलनकली। तो ये ध्यान रखिएगा स्टीफन का अगर ह्यूमर पूछा जाए तो वो होगा मेलनकली, ठीक है। मतलब काफ़ी थॉटफुल है, काफ़ी सैड रहता है, काफ़ी इमेजिनरी रहता है, ठीक है। हालांकि ये सब वो है नहीं, वो सिर्फ बुड़बक है। फिर मैथ्यू भी खुद को बोलता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा मेलनकली हूँ, और मैं तो इतना मेलनकली मेरे अंदर है कि मैं जब पेन और पेपर लेके बैठ जाता हूँ तो पोएट्री ओवरफ्लो करता है। और आप जानते ही हैं मैथ्यू कितना बड़ा पोएटेस्टर है, कितना बड़ा मतलब प्लेजियराइज करने वाला है, झूठा, खाली अपने आप को बहुत बड़ा पोएट मानता है, कुछ है नहीं। फिर बोबाडिल भी क्यों पीछे रहे, जब ये दोनों फेंक रहे तो बोबाडिल का तो आदत ही है फेंकना, वो भी शुरू करता है कि मैंने इतने बड़े बड़े लड़ाई में हिस्सा लिया है कि तुम लोग कभी सोचे भी नहीं हो गए। बैटल ऑफ स्ट्रिगोनियम में मैं ही पहला व्यक्ति था, पहला सोल्जर था जो ब्रिज में जा करके डिफेंस तोड़ा था ओपोनेंट आर्मी का, नहीं तो हम लोग का आर्मी तो हारने ही वाला था, मैं अकेले सिंगल हैंडेडली जिताया हूँ, ठीक है। फिर अपना जो तलवार है उसको वो एक्सकैलिबर के साथ तुलना करते हैं। एक्सकैलिबर एक मिथिक वेपन है, ये ट्रोजन वॉर में यूज़ हुआ था, ठीक है। तो एक उसका साथ वो तुलना करता है। बस जैसे ही वो एक्सकैलिबर के साथ तुलना करता है, हम लोग का जो बुद्धूराम स्टीफन है वो संगे संग अपना वो प्योर टोलेडो जो ब्रेन वर्म से खरीदा था उसने, ठीक है, वो दिखाते तो बोलो मेरे पास भी तलवार है, देखो देखो। तो बस बोबाडिल देखे समझ जाते हैं ये तो फालतू का तलवार है, बेकार तलवार है। वो बोल देते हैं मुंह के ऊपर कि तुमको तो ठग दिया, किससे खरीदी हो, एकदम फालतू चीज़ बेचा है। बस स्टीफन बहुत गर्म हो जाता है, बोलता है ठीक है आने दो ब्रेन वर्म को, देख लूंगा मैं। अब इतना सब हरकत देख करके वेलब्रेड बोलता है कि एडवर्ड को कि भैया किसको तुम लाए हो, ये तो ऐसा ड्रम है जिसको सब कोई बजा के चल जा रहा है। स्टीफन के बारे बोला, ये भी ध्यान रखिए कौन कमेंट किया है, क्या कमेंट किया, इससे भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब
ब्रेन वॉर्म क्या करता है, फिर से आता है और अपना डिस्गाइज को रिवील करता है एडवर्ड नोएल के सामने। तब जाके एडवर्ड नोएल उसको पहचान सकता है, अच्छा ये सोल्जर नहीं है, ये ब्रेन वॉर्म है। वो क्या बोलता है कि तुम्हारे पापा जो है तुम पे स्पाई कर रहे हैं, ध्यान रखना थोड़ा। और अभी वो कहाँ पे होंगे, जस्टिस क्लेमेंट का घर में। जस्टिस क्लेमेंट कौन है, ये एक लोकल जुडिशियल अथॉरिटी है, ठीक है। तो वहीं पे ये अपने सन को फॉलो करते करते हुए गए हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना, आंखों कान को खुला रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन कहाँ आता है, काइटले के घर में आता है। वहाँ काइटले और कैश मिल करके एक ट्रांजैक्शन के बारे आलोचना करते हैं और संभावना ज़्यादातर है कि ये बिलो द टेबल ट्रांजैक्शन है, थोड़ा सा फिशी ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो इसमें कैश बोलता है कि चलो काइटले साहब, एक स्क्रिवनर के साथ बातचीत करना है, वो बॉन्ड लेके कुछ बात था, तो चलो उसके साथ चलते हैं, बातचीत करते हैं। तो अब काइटले का तो दिमाग में तब एक ही चीज़ घूम रहा है कि अगर मैं और कैश चल जाएंगे घर फांका करके, तो घर में तो मेरे बीवी है, ठीक है, कहीं ये लोग वेल ब्रेड दूसरे को लेके आ ना जाए मेरे बीवी पे झपट्टा मारने, ठीक है। तो काफ़ी चिंतित है। अब ये सोच रहा है कि कैश क्या विश्वस्त आदमी होगा ये सब चीज़ बोलने के लिए, ताकि कैश को वो नज़र रखने के लिए घर में छोड़ जा सके कि डेम काइटले के साथ कौन कौन क्या क्या हरकत कर रहा है, उसका रिपोर्टिंग दे। तो ये वो सोच रहा है, लेकिन पूरा ये विश्वास नहीं ला पा रहा है, ठीक है ना। तो वो बोलता भी है कैश को कि मैं तुमको एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, लेकिन पहले विश्वास, मुझे ये वादा करो कि तुम किसी और को नहीं शेयर करोगे। तो कैश वादा करता है। तो फिर आखिर में बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे कोई सीक्रेट बताना नहीं, मैं तो जस्ट टेस्ट कर रहा था तुम कि तुम विश्वास लायक हो भी या नहीं, तुम्हारा फिडिलिटी टेस्ट ये था, ठीक है। फिर क्या होता है, एग्गी वेलब्रेड बोलता है कि एक काम कर रहा हूँ, मैं जस्टिस क्लेमेंट के पास जा रहा हूँ, तुम्हें ना एक काम करना, डेम काइटली के साथ अगर कोई मिलने आए या घर में कोई भी मेरे परमिशन के बगैर आए, तो मुझे एकदम इमीडिएटली जा करके जस्टिस क्लेमेंट के पास जा करके मैं वहीं मिलूँगा, मुझे इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। अब इतना सब करने में कॉब क्या करता है, कॉब आ जाता है। कॉब आकर के फास्टिंग डेज के बारे अपना बोस्टिंग करना शुरू कर देता है। तब कैश उसको बोलता है कि अरे तुम इतना कोलेरिक मत हो, ठीक है। अब यहाँ पे कैश ह्यूमर का एक डेफिनेशन देता है जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब ह्यूमर का जो डेफिनेशन प्ले में दिया गया है वो क्या है और वो किसने दिया। तो वो कैश ने दिया है और वो मैंने नीला कलर में हाईलाइट भी कर दिया है, एकदम टेक्स्ट का लाइन है, जेंटलमैन लाइक मॉन्स्टर ब्रेड इन द स्पेशल गैलेंट्री ऑफ आवर टाइम बाय एफेक्टेशन एंड फेड बाय फॉली। यानी हम लोग के समय के जेंटलमैन के द्वारा किया गया ये एक एफेक्टेशन है, यानी शो ऑफ है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये फॉली के द्वारा ये और भी ताकतवर होते हैं। मतलब जो जितना मूर्ख होता है उसका ऊपर ह्यूमर उतना ही ज़्यादा हावी होता है, ठीक है। ये डेफिनेशन याद रखिएगा। फिर क्या होता है, वेल ब्रेड, एडवर्ड, स्टीफन, मैथ्यू, बोबरडिल और ब्रेन वॉर्म, ये पूरा 6-7 आदमी मिलकर के एक साथ किसके घर घुसते हैं, काइटले के घर। और कैश को काइटले क्या बता के गया है कि कोई अगर आए मेरे गैर मौजूदगी में तो संगे संग मुझे बताना। अब कैश बेचारा इतना सारा आदमी को एक साथ देख करके घबरा जाता है, वो पैनिक करने लगता है, वो कॉब को बुलाने खोजता है और बाई चांस वो बोल देता है कि भैया काइटले तो घर में है नहीं, वो जस्टिस क्लेमेंट के घर में गया है, ठीक है। अब कॉब जा करके क्या करता है, कॉब काइटले को बताने के लिए दौड़ के चल जाता है कि भैया इतना ज़्यादा आदमी घर में आ गया है। और इसी बीच फांका घर में मैथ्यू और बोबरडिल क्या करते हैं कि उनका नज़र रहता है मिस्ट्रेस ब्रिजेट के ऊपर, यानी काइटले के बहन के ऊपर। वो जाते हैं उनके पास कि मैथ्यू ये कोशिश में कि चलो मैं अपना कुछ पोइट्री सुना के उसको एकदम इम्प्रेस कर दूंगा, ठीक है, मेरे ऊपर फिदा हो जाएंगी। तो और बोबरडिल भी अपना कुछ बड़ाई करने के लिए चल जाता है और एडवर्ड और वेलब्रेड भी पीछे पीछे चल जाता है तमाशा देखने की, चलो भाई अब बहुत बढ़िया सीन होने वाला है, आनंद लेते हैं क्या करता है ये दोनों मूर्ख एक साथ, ठीक है। और कॉब वहाँ चल जाता है इन्फॉर्मेशन देने। जैसे ही कॉब काइटले के पास पहुँचता है तो काइटले सबसे पहला सवाल उसको करता है कि भैया तुम मुझे ये पहले बताओ कि उन 6 आदमियों में से मेरे बीवी को पहले किसने किया था। मतलब ये एकदम पागल आदमी है, सटका हुआ आदमी है, इसको लग ही रहा है कि इसकी बीवी ऑलरेडी डिफ्लावर हो चुकी है, ककोड़वो हो चुका है, ये दिमाग में ही लेके वो चल रहा है। कॉब बोलता है कि देखो भाई मैंने किसी को करते हुए देखा नहीं, बस आते हुए देखा है। तो उसके बाद विश्वास होता नहीं है उसको, ठीक है। वो बोलता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा, तुम झूठ बोल रहे हो, रुको तुम यहाँ, मैं भी जाता हूँ घर में और देखता हूँ क्या मसला है। तो कॉब को भी वो बोलता है तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन कॉब बोलता है नहीं, मैं जस्टिस क्लेमेंट कि नहीं मैं यहीं रुकूंगा, जस्टिस क्लेमेंट के पास में बोबरडिल को लेकर के एक मतलब कंप्लेन करूंगा कि उसने मुझे असॉल्ट किया बिना कोई वजह का, तो उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई उठाया जाए। तो वो तो राज़ी हुआ नहीं जाने के लिए काइटले के साथ। तो काइटले अपना अकेले ही चल गया और कॉब वहाँ पे अपना नालिश करने लगा इसके पास, अब जस्टिस क्लेमेंट के पास। अब जस्टिस क्लेमेंट पहले सुन के तो हंसा
कि ये भाई कोई बात है, ये बात पे बोबडिल ने इसको मारा, ये मारने लायक कोई बात ही नहीं है। फिर अचानक से उसका मूड स्विंग हो गया। वो बताया कि भाई सुनो, बोबडिल को अरेस्ट नहीं करेंगे, अरेस्ट करेंगे तुमको। वो अपना जो असिस्टेंट है रॉजर फॉर्मल, वो क्लर्क और असिस्टेंट है जस्टिस क्लेमेंट का, तो उसको बोलता है कि भाई फॉर्मल डाल दो इसको सलाखों के अंदर। कॉप बेचारा बड़ा घबरा जाता है, बोला अरे जनाब मेरा क्या गलती है, मुझे तो मारा गया है, मैं तो मजलूम हूँ, गलती मेरा क्या है, मैं जालिम थोड़ी हूँ। तो वो बोलता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, तुमने टोबैको को लेकर के इतना बड़ा। अच्छा, यहाँ पे ये भी आपको एक बात बताते रहते कि बोबडिल ने उसको कॉब को मारा इस वजह से था क्योंकि टोबैको को लेकर के बोबडिल का, त्रिनिदाद टोबैको को लेकर के बोबडिल तारीफ कर रहा था कि इससे बढ़िया टोबैको और कुछ हो ही नहीं सकता। तब कॉब ने बोल दिया कि भाई यार टोबैको भी कोई खाने का चीज़ है, ये इससे खाने से सिर्फ आदमी का गला घुटता है, दम घुटता है और कुछ नहीं होता। बस इस बात में आ गया बोबडिल को गुस्सा, उसने उसको पीट डाला। ठीक है, यही चीज़ को लेकर के वो नालिश जलाने गया था कि असॉल्ट किया मुझ पर। तो वो जस्टिस क्लेमेंट बोलता है कि टोबैको जितना इतना डिवाइन हर्ब है, ये कितना कितना चीज़ को, रोगों को निरामय करता है, सबको इसको यूज़ करता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, तुम टोबैको को लेकर के इतने ज़्यादा जिल्लत उठा रहे हो, तो तुमको तो यही टोबैको का मतलब इंसल्ट करने के लिए तुमको जेल में डालना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि जस्टिस क्लेमेंट का भी दिमाग जो है वो तार कटा हुआ है बीच बीच में। हालांकि यही एकमात्र ऐसे कैरेक्टर है जो आखिरी में प्ले के एंड में आकर के सब चीज़ को रिजॉल्व करते हैं और एक पॉजिटिव पीस मेकर के तौर पर अपियर होते हैं। वो जब हम लोग एंड डिस्कशन करेंगे तब दोबारा करेंगे, बट कुछ कुछ जगह पे इनका भी तार कटा हुआ है। ठीक है, खैर फिर वो ओल्ड नोएल भी वहाँ रहता है जस्टिस क्लेमेंट के वहाँ, तो वो उनको एडवाइस करते हैं कि अरे भैया तुम इसके साथ अगर तुम कॉब को अरेस्ट किए तो तुम इनजस्टिस करोगे, तो तुम थोड़ा ठंडा दिमाग से काम लो, थोड़ा मतलब सिंपैथेटिक वे में देखो और बोबडिल को अरेस्ट करने बोलो। तब वो मानता है और बोलता है कि चलो ठीक है भाई कॉब, तुम मतलब तुमको हम राहत देता हूँ और बोबडिल को अरेस्ट करने का मैं ऑर्डर देता हूँ, तुम चिंता मत करो, जो तुम्हारे साथ अन्याय किया है उसको सज़ा मिल के रहेगा। ठीक है, फिर एक्ट 4 ओपन होता है जहाँ पे डाउन राइट डेम काइटले के साथ बातचीत करता है कि आपको जो है ना बिल्कुल आपने गलत किया, आपको घुसने नहीं देना चाहिए था उन आदमियों को, काइटले की अनुपस्थिति आपने क्यों दिया। तो यहाँ पे डेम काइटली बोलती है कि तुम क्या पागल हो, तुम्हारे अंदर कोई सेंस भी नहीं है, कोई लॉजिक भी नहीं है। मैं अकेला वुमेन हूँ घर में, मेरे पति घर में नहीं है और 6-7 आदमी बाहर आकर के खड़े हैं, अगर मैं उन लोगों को घुसने ना दूँ तो वो लोग मुझसे दुश्मनी नहीं मोल लेंगे। कल चल करके तुम्हारा, मेरा पति तो हर समय मेरे साथ घर में बैठा है, वो रहता नहीं, मुझे मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए वो तो अपना काम के लिए बाहर जाता ही रहता है। कल चल के अगर ये लोग दुश्मनी मोल ले तो मैं 6 आदमी को अकेले संभाल सकूंगा? कोई बात बनता है इस बात का? तुम्हें कैसे बात कर रहे हो? तो इससे पता चलता है कि जो फीमेल कैरेक्टर्स है ना, उनमें एक्चुअली मेल कैरेक्टर से ज़्यादा लॉजिक और बुद्धि है। हालांकि वो ज़्यादा फीचर नहीं होते, उनको ज़्यादा डायलॉग नहीं रहता, लेकिन उनका बुद्धि और उनको रियलिस्टिक सेंस ज़्यादा है कंपेयर टू द मोर फ्रीक्वेंटली फीचर्ड मेल कैरेक्टर्स। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्या वो कहता है, मैथ्यू अब अपने काम में लग जाता है, वो मिस्ट्रेस ब्रिजेट को पटाने के लिए पोइट्री सुनाता है, और वो भी किसका पोइट्री, क्रिस्टोफर मार्लो का लिखा हुआ हीरो एंड लिएंडर में से वो कुछ लाइन चुरा करके बताता है। तो ये सब चीज़ जो है ना, ये सब इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिए कि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि कहाँ से लाइन चुरा करके वो कर रहा है। अब डाउन राइट को बहुत गुस्सा आ जाता है, उसको तो ऐसे ही नॉनसेंस और फेक चीज़ों से नफरत है। वो बोलता है ये फालतू का पोइट्री सुनने से अच्छा है कि मुझे हैंड कफ पकड़ करके पीट दे, मैं वो सहन कर लूँगा, ये बेकार चीज़ में सहन नहीं कर सकता। वो उठ के चल जाता है। ठीक है, अब बाकी जो एडवर्ड और वेलब्रेड वहाँ मजा लेने के लिए बैठे हैं, वो लोग पूछते हैं कि अरे भैया मैथ्यू, तुमने इतना बढ़िया पोइट्री कब लिखा भैया, किसका है ये? तो वो बोलते हैं अरे किसका है मतलब क्या, मैंने खुद लिखा एक्सटेम्पोर, यानी राइट एट द मोमेंट मैंने लिखा, आज सुबह ही मेरे दिमाग में आया तो मैंने एकदम बढ़िया से पेन पेपर लिया और लिख दिया। तो क्या तुम मुझे क्या कम पोइट समझे हो क्या? मैं एकदम बहुत बढ़िया वाला पोइट हूँ। ठीक है, तो वेलब्रेड फिर बोलता है मिस्टर ब्रिजेट कि सुनो ब्रिजेट, इसका काम एकदम उल्टा सीधा फालतू बकवास करता है, ये सिर्फ एक ट्रिक है तुमको इंप्रेस करने के लिए, तुम इस ट्रिक में आना नहीं। अब जैसे ही वो ट्रिक का बात करता है बस डाउन राइट हो जाता है गुस्सा। डाउन राइट को लगता है कि उसको ऊपर कोई मतलब फाउल कमेंट किया जा रहा है, तो वो अपना तलवार निकाल लेता है। बस बोबडिल भी अपना तलवार निकाल लेता है और वेलब्रेड भी अपना तलवार निकाल लेता है। तीनों मिलकर के तलवार लेके मतलब आमने सामने खड़े हो जाते हैं और एकदम लगता है कि कोई भी वक्त में एकदम तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी मोमेंट में क्या आ जाता है, काइटले आ जाता है, क्योंकि काइटले को तो ऑलरेडी को अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते इतना आदमी है,
तो काइटली तो सोच रहा मेरे आता है क्या पता बोलो मेरे वाइफ के साथ क्या क्या कर दे। तो जल्दी जल्दी दौड़ा भागा आया और आकर के वो क्या देख रहा है कि तीनों आदमी तलवार लेके खड़े हैं। वो बेचारा कंफ्यूज हो जाए क्या कि ये भैया ये लोग मेरे वाइफ के साथ क्या क्या करने आए थे, अभी तलवार लेकर अपने में लड़े, मतलब हो क्या रहा है भाई, कोई मुझे बताएगा। वो पूरा कंफ्यूज बेचारा खड़ा है। ठीक है, तो वो पूछता भी है कि वेलब्रेड से ये सब हो क्या रहा है। तो वेलब्रेड बोला कि अरे घबराओ नहीं, ये बस मेरे हाफ ब्रदर का बहुत पुराना ही ह्यूमर है, गुस्सा होने का वही है और ठंडा आ जाएगा कुछ देर में, उतना टेंशन ना लो, चिल रहो। ठीक है, फिर वो क्या करता है, डाउनराइट ब्रिजेट भी बाद में बोलती है कि देखो डाउनराइट का जो है ना गुस्सा बहुत ज़्यादा है, इतना गुस्सा करने का लेकिन कोई कारण नहीं था। जब ना तब वो तलवार खींच लेता है, जब ना तब वो किसी के ऊपर भी हाथ चला देता है, ये ठीक नहीं है। और फिर डेम और ब्रिजेट जो है ना वो क्या करते हैं, वो एक साथ मिलकर के जब अपना प्राइवेट कन्वर्सेशन करते हैं तो एडवर्ड का काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। और उसका बात से क्लियर हो जाता है कि ब्रिजेट काइटली जो है उसका सिस्टर, काइटली का सिस्टर, उसको है ना एडवर्ड काफ़ी पसंद आ गया है और एडवर्ड को भी वो काफ़ी पसंद आता है। ये हम लोग को आगे चल के पता चलेगा। तो डेम काइटली तब क्या बोलती है कि हाँ भाई तो बुरा क्या है, एडवर्ड है भी तो बहुत बढ़िया, उसका डिस्पोजिशन बहुत बढ़िया, डिस्पोजिशन इन द सेंस उसका अपीयरेंस। अब अपीयरेंस को आप दो मतलब में ले सकते हो, एक आप उसका सच में फिजिकल अपीयरेंस जो है दिखने में उसका लुक्स, उसको ले सकते हो कि वो एक्सीडिंगली फेयर है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, सच में वो हैंडसम है भी, और प्लस उसका जो एटीट्यूड है, ठीक है ना, वो भी बहुत बढ़िया है, एक जेंटलमैनली है। ठीक है, और ये भी डेम काइटली बताते हैं इज ऑफ वेरी एक्सेलेंट गुड पार्ट्स। अब पार्ट्स का भी यहाँ फन है, यहाँ दो मतलब होता है। पार्ट्स का एक मतलब आप फिजिकल लिम्ब समझ सकते हैं, अंग प्रत्यंग, शरीर के अंग समझ सकते हैं, और ये उसका आप बिहेवियर भी समझ सकते हैं, उसके मतलब चाल चलन भी समझ सकते हैं। अब डेम काइटली तो पार्ट्स का मतलब बिहेवियर सोच के बोलते हैं कि बहुत अच्छा बिहेवियर वाला आदमी है, बहुत अच्छा बर्ताव है, बहुत अच्छा उसका चाल चलन है, सही आदमी है। लेकिन काइटली जब ये सुनता है तो उसको क्या लगता है कि ये ज़रूर उसका शरीर के बारे में प्रशंसा करो कि बहुत बढ़िया उसका स्ट्रेंथ है। वो सोच रहा है बस हो गया, जो जिसका डर मैंने हो रहा था, दोनों में जो होना है हो गया, अब उसी का वो प्रशंसा कर रहा है। बस दिमाग उसका गर्म हो गया। वो बोला कि ज़रूर ये सब काम करके तो बहुत दूर तक भागा नहीं होगा, ये घर में ही कहीं छुपा हुआ होगा, जा रहा हूँ मैं उसको ढूंढ करके आज एक इस पार हो ही जाए। तो वो अपना गैलेंट हंटिंग के लिए अपने घर में ही निकल जाता है ढूंढने की, कहाँ छुप के बैठा है सब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है कि कॉब अब एक अलग सीन में टिब को अक्यूज़ करती है। टिब उसका वाइफ है, कॉब का वाइफ, ठीक है। वो भी उसको अक्यूज़ करती है कि सुनो बोबाडिल के साथ तुम्हारा सोने का हिम्मत कैसे हुआ। याद है ना बोबाडिल कॉब का ही घर में रहता है। तो ये जो जेलसी है ना, ये धीरे धीरे काइटली से लेकर के कॉब में भी ट्रांसफ़र हो रहा है। ये अभी एक मतलब क्या बताए, एक डिटरमाइनिंग ह्यूमर बन रहा है पूरा प्ले का, जो सब कोई को एक एक कैरेक्टर को अपना गिरफ्त में ले रहा है। तो वो बोल रहा है कि तुमको हिम्मत कैसे हुआ बोबाडिल के साथ सोने का। ये फॉल्स एक्यूजेशन से उसको वो पीट डालता है अपना पत्नी टिब को, और फिर उसको रूम में लॉक करके चल जाता है। बताता है सुनो अगर भगवान भी उतर के आ जाए ना तो मेरा मौजूदगी के बिना तुम अगर दरवाज़ा खोले तो आज तुम्हारा लाश यहाँ मिलेगा। किसी के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए, जो भी आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से शीन शिफ्ट हो जाता है विंडमिल टैवर्न में। ब्रेनवर्म वहीं डिस्गाइज लेकर के एक मैसेज लेके जाता है डाउनराइट के लिए। ठीक है, ये एक्चुअली एक ट्रिक का पार्ट है। वेलब्रेड ये ट्रिक को डिज़ाइन करता है कि सुनो ब्रेनवर्म तुम जाओगे डाउनराइट को एक मैसेज लेके, सिर्फ किस लिए कि डाउनराइट को सीन से हटाना है, जगह को फांका करना है, एक डिस्ट्रैक्शन तैयार करना है जिसमें पूरा सारा कैरेक्टर एक तरफ उलझ जाएंगे। और इसी बीच में मैं क्या करूँगा, क्योंकि एडवर्ड मुझे ऑलरेडी बोल के रखा है कि उसको ब्रिजेट पसंद है, तो मेरा दायित्व है ब्रिजेट काइटली से मैं अपना दोस्त एडवर्ड का शादी कराऊंगा। ये मैं एडवर्ड से प्रॉमिस किया हूँ, तो ये तो मैं करूँगा, कैसे भी करना है, ट्रिक में खेलूंगा, तुम बस मेरा सहारा दो, मेरा सहायता करो। तो जाहिर सा बात है ब्रेनवर्म तो उसको तो अपना यंगर मालिक पसंद है ही, तो वो भी इसमें राज़ी हो जाता है। वो चल जाता है मैसेज लेकर डाउनराइट के लिए। अब डाउनराइट के लिए जब वो मैसेज लेने जाता है तो रॉजर, अब एक डिफरेंट सीन में क्या दिखाता है कि रॉजर फॉर्मल, याद है ना कौन है, वो जस्टिस क्लेमेंट का क्लर्क और असिस्टेंट, तो वो और ओल्ड नोवेल वो दोनों ओल्ड ज्यूरी स्ट्रीट में खड़े होकर के बातचीत करते हैं। उस वक्त में ब्रेनवर्म डिस्गाइज में आके पहुंच जाते हैं। अब एडवर्ड को मतलब एडवर्ड नोवेल का बारे वो बताता है उसका पिता को, ओल्ड नोवेल को, कि सुनो तुम्हारा बेटा जो है ना उसको ये पता चल चुका है कि तुम उसमें स्पाई कर रहे हो और अभी उसका इरादा कुछ सही नहीं है। वो कॉब का हाउस में जा रहा है, कुछ ब्रेव सिटीजन्स का वाइफ का ऊपर उसका गलत नज़र है, तो उसका इरादा हमको कुछ सही नहीं लग रहा है। तुम जल्दी से जाओ कॉब का घर में और देखो कि वो किसका वाइफ के ऊपर टाका डाल रहा है, संभालो अपना बेटा को, नहीं तो अब बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये बोल करके उसको वो ये जानबूझ करके बोलता है, ये ट्रिक का हिस्सा है ताकि ओल्ड नोवेल को कॉब का घर में भेज दिया जाए और मतलब जो सीन है वो फाँका हो जाए। ठीक है,
अब वो तो चल जाता है, ये सुन करके ओल्ड नोवेल का तो दिमाग ख़राब हो जाता है, वो चल जाता है दौड़े दौड़े, और रॉजर फॉर्मल वहाँ अलग हो जाता है। रॉजर फॉर्मल को ब्रेन वर्म अपना स्टोरी सुनाने लगता है, ठीक है, कि मैं ऐसे सोल्जर क्या क्या किया हूँ। रॉजर फॉर्मल भी है एकदम बुद्धू राम, वो स्टोरी सुन करके पिघल जाता है। वो बोलता है कि अच्छा चलो चलो, मैं आपको वाइन पिलाऊंगा, आप मुझे अपना और भी कहानियाँ सुनाओ, आप मुझे बहुत अच्छे लगे। बस चल जाता है दोनों वाइन पीने, ठीक है। अब इसी बहाने क्या करता है ब्रेन वर्म, उसको वाइन पिला के इतना मताल बना देता है कि उसको कोई होश नहीं रहता। फिर उसी का ड्रेस को चुरा करके वो खुद रॉजर फॉर्मल बन जाता है। और ये क्यों बनता है वो बाद में सीन में पता चलेगा, बाद में वो रॉजर फॉर्मल बन करके जस्टिस क्लेमेंट के पास आता है, वो थोड़ा देर में पता चलेगा। अब इधर क्या होता है कि एक दूसरा सीन में बोबरडिल मैथ्यू को बोलता है कि सुनो मैथ्यू, मैंने तो तुमको ऑलरेडी कुछ कुछ फाइटिंग ट्रिक्स सिखाए हैं, अब जितना मैंने तुम्हें सिखाया है ना वो काफ़ी है, इतने में तुम डाउनराइट को एकदम आसानी से एकदम मार दोगे, एकदम उसको जन्नत का रास्ता दिखा दोगे। तो वो एकदम टेंशन मत करो, डाउनराइट से बड़ा बड़ा फेंकता है, कुछ हो उसको लड़ाई करने आता नहीं, असली लड़ाकू तो मैं हूँ, ठीक है। अब बस इतनी ही बातचीत में सामने कौन आ जाता है, डाउनराइट आ जाता है। फिर से बोबरडिल और डाउनराइट में झड़प हो जाता है, तो डाउनराइट अब चटाक से अपना तलवार निकालता है और बोबरडिल को डिसआर्म कर देता है, ठीक है। अब बोबरडिल देखते रहता है, उसका हाथ थरथरा के कांपते रहता है, और इस बीच सबसे डर के भाग जाता है वहाँ से मैथ्यू। फिर बाद में जब वो चल जाता है डाउनराइट गुस्सा होकर वहाँ से, और ये जाने का चक्कर में उसका जो क्लोक है ना, उसका अलखल्ला टाइप का, वो खुल के वहाँ गिर जाता है। वो ध्यान नहीं देता, वो गुस्सा में हनहना के हट के चल जाता है। अब फिर डाउनराइट का ये जो हाथ में ह्यूमिलिएशन हुआ वेलब्रेड का, वो बाद में उसको इसका डिफेंड करते कि एक्चुअली वो क्या हुआ ना, मैं तो चाहता तो आसानी से डाउनराइट को मार पीट सकता था, बट मेरे ऊपर एक वारंट ऑफ पीस लगा हुआ है कि मैं अगर कोई भी तरीके से पीस ब्रेक करूँ तो मैं अरेस्ट होऊंगा। बस इसी वजह से क्या हुआ ना कि मैं उसको कुछ कर नहीं पाया, नहीं तो मेरा हाथ में रहता तो उसको मैं छोड़ तो मसल देता एकदम। और उसी मोमेंट में जब मैं अपना तलवार खींचने वाला था ना, देन आई वॉज स्ट्रक बाय अ प्लैनेट, यानी तब कुछ सुपर नेचुरल या आप कह लीजिए तो एस्ट्रोलॉजिकल कुछ इन्फ्लुएंस उस पर हुआ था, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि राहु केतु का असर है, तो वैसे उस पर भी कोई ग्रह का असर पड़ गया था, तो उसको निकाल नहीं पाते। ये सब फालतू झूठा बात बना करके वो अपना जो है डिफेंस करने का कोशिश करता है, ठीक है। अब डाउनराइट का फेंका हुआ जो क्लोक है वो कौन पहन लेता है, स्टीफन, ठीक है। अब फिर से सीन जो है वो शिफ्ट होता है, और डाउनराइट का एंगर का बारे यहाँ पे डिस्कशन होता है काइटले का घर में। तो डेम काइटले रहता है और वेलब्रेड रहता है, तो वो दोनों डिस्कस करते हैं। वेलब्रेड समझाते कि देखो उतना घबराओ नहीं, ये मेरे जो भाई है ना, हाँ ब्रदर डाउनराइट, ये दिल का बुरा नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, बस क्या होता है कि इसका गुस्सा इतना बीच बीच में उठ जाता है ना कि तब इसको कंट्रोल नहीं रहता। नहीं, दिल का ये खराब आदमी नहीं है, ये इसका इंटेंशन बुरा नहीं है। तो तब वो बोलता है टीम काइटले कि तुम क्या बात कर रहे हो, अगर खतरा नहीं था वो तलवार उठा लिया था, तुम लोग भी तलवार उठा लिया, अगर किसी को कुछ हो जाता तो तलवार से तो एक खतरा नहीं है। तब वेलब्रेड मजाक करके बोलता है अरे खतरा तो कोई भी चीज़ में आ सकता है, जैसे अभी तो ये भी हो सकता है काइटले अभी जो वाइन पी रहा है उसमें तुम जहर मिला दिए हो तो वो लटक जाए। अब ये जाहिर सा बात है, ऐसा कुछ काइटले डेम काइटले ने किया नहीं था, वो वेलब्रेड जस्ट जानबूझ करके मजाक करके झटकाने के लिए वो काइटले को बोलता है। लेकिन काइटले क्या सोच लेता है कि अच्छा तो वेलब्रेड और डेम काइटले मिलकर यही प्लान किया है कि मेरा वाइन में जहर मिला के मुझे दुनिया से हटा दिया जाए, फिर ये दोनों मिलकर अपना रोमांस करेंगे। तो बस उसको ये सुन करके हदस आ जाता है, उसका तबीयत ख़राब होने लगता है। तो फिर सब दोनों मिलकर उसको संभालते हैं कि अरे अरे ये तो जब मजाक था, तुम खुद को संभालो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, घबराओ नहीं। फिर वो क्या करता है, कैश एंड कॉब को फिर वो ढूंढने लगता है। क्यों ढूंढने लगता है, क्योंकि उतना देर में रॉजर फॉर्मल का ड्रेस पहन के आ चुका होता है ब्रेन वर्म, और आ करके वो काइटले को बोलते हैं कि सुनो जस्टिस क्लेमेंट तुमको अभी का अभी बुला रहे, बिल्कुल देरी मत करना, झट से अभी मेरे साथ चलो। तो अब वो कैश ऑन कॉब को ढूंढता रहता है, क्योंकि अगर वो फिर से चला जाएगा तो डेम काइटे वेलब्रेड अकेले रह जाएंगे। क्या पता वेलब्रेड अपने दोस्त संगी साथी को फिर से बुला ले और उसका वाइफ के साथ कुछ करने का कोशिश करे, तो नज़र रखने वाला चाहिए ना, इसलिए वो कैश और कॉब को बार बार ढूंढते रहता है। अब इस बेचैनी में डेम काइटले को थोड़ा सा संदेह होता है, वो वेलब्रेड से पूछता है यहाँ भैया ये क्या बात है बताओ, तो ये कॉब को इतना बेसब्री से काहे ढूंढ रहा। तो बस वेलब्रेड को तो चाहिए ही था, ये अपना ट्रिक का हिस्सा मिल गया। वो बोलता है सुनो पता का बाद में तुमको बताता हूँ, किसी को बताना नहीं, एक सीक्रेट बोलता हूँ। तुम्हारा पति जो है ना लिच्छड़ किस्म का आदमी है, इसको कॉब का वाइफ है टिब, उसका प्रति इसको आ गया है दिल, इसीलिए ये कॉब को इतना ढूंढ रहा था कि वो टिब के साथ जाके अपना कुछ मतलब सेटिंग कर सके, ठीक है। बस ये सुनकर के डेम काइटले का पाड़ा चढ़ जाता है। मैंने आपको पहले बताया है वाइफ और हस्बैंड दोनों का ही समस्या है, जेलसी, कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सुन के उसका पारा चढ़ जाता है, वो कैश को लेता है, पकड़ता है कॉलर, प्लस सुनो मुंह से चूचा कुछ नहीं निकलना, चुप से मेरे साथ चलो नहीं तो यहीं टांग तोड़ दूंगा मार करके।
चलो कॉब का घर में, आज तो मेरे पति का एक दिन कि मेरा एक दिन है, मेरा पीछे पीठ पीछे कॉब का स्त्री से मतलब उल्टा सीधा हरकत करेगा, आज तो उसका मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये बोल करके कैश को लेकर के चल जाता है वो दौड़ के वो कॉब का घर। फिर बाद में क्या होता है कि जब आपका काइटले वो भी घर वापस आता है, तब उसको पता चलता है ये सब इंसिडेंट के बारे कि उसका वाइफ जो है कहाँ गई है, कॉब के घर गई है कैश को लेकर के। बस उसका दिमाग गर्म हो जाता है, वो भी दौड़ा दौड़ा जाता है कॉब का घर में, ठीक है ना। और कॉब का घर में तब आप सोचिए अभी कॉब है नहीं है, वो ऑलरेडी मार पीट के टिप को लॉक करके गया है कि जब तक मैं ना हो तब तक किसी को दरवाज़ा नहीं खोलना। और कॉब का घर में अब तक कौन पहुंच गए हैं, 3 पहुंच गए हैं। एक तो डेम काइटले कैश को लेके, एक कॉब को लेकर के आपका ये पहुंचा है आपका काइटले, और तीसरा व्यक्ति ओल्ड नोएल। क्यों? क्योंकि ब्रेन वर्म उसको ऑलरेडी बता के आया था कि देखो तुम्हारा बेटा जो है ना कॉब का घर में दूसरा का वाइफ के साथ क्या क्या कर रहा है, तो वो भी पहुंचा हुआ है। तो 3 आदमी मिल करके अब दरवाज़ा पीट रहे एक करके, लेकिन कॉब का वाइफ टिप वो तो ऑलरेडी मार खा चुकी है बिना कोई गलती का बेचारी, वो तो दरवाज़ा खोल नहीं रही। सबसे पहले ओल्ड नोएल को डिस्कार्ड करती बोलकर देखो भाई एडवर्ड नोएल नाम का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं है, मैं तो पहले बार सुन रहा हूँ, मुझे नहीं पता, फालतू का मुझे डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। अब इतना में वहाँ ये काइटले और डेम काइटले एक दूसरे को देख लेती है। डेम काइटले को बोलता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, तुम मेरा रहते हुए तुम टिप के साथ चक्कर चलाते हो, तुमको शर्म नहीं आता। और काइटले उसको अक्यूज़ करते, बोले तुम मेरा बारे क्या बात कर रहे हो, तुम अपने इस बुढ़े के साथ चक्कर चला रहे हो। वो समझ रहे, ओल्ड नोएल को देख के वो समझ लेता है कि यही मेरा वाइफ का लवर है, ठीक है, इस बुढ़ा लवर के लिए मेरा वाइफ मुझे धोखा दे रही। तो वो बोल रहा है ये जो होरी हेडेड ओल्ड लेचर है, ये भी एक मतलब गाली है, अब्यूजिव टाइप का टर्म है, ये भी याद रखिएगा किसने यूज़ किया है, काइटले ने यूज़ किया है, किसके लिए, ओल्ड नोएल के लिए, उसको अपना वाइफ का लवर समझ के, इलिसिट लवर समझ के, ठीक है। तो ये बुढ़े का साथ तुम चक्कर चल रहे हो, तुमको शर्म नहीं आता है, ठीक है। उसको भी तो दोनों मिलकर के झगड़ा करने लगते हैं, ठीक है। अब इतने में कॉब को क्या पता चलता है कि, तो कॉब जब आता है तो वेलब्रेड उसको क्या बताता है कि ओल्ड नोएल ने उसको ककोल्ड किया है। अब उसको मतलब वेलब्रेड बताना चाहता है कि काइटले को, लेकिन कॉब क्या समझ रहता है, उसको के द्वारा कॉब समझ रहता है कि उसको खुद को, यानी ओल्ड नोएल ने टिब के साथ मिलके कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से कॉब खुद ककोल्ड हो गया। कॉब को फिर से गुस्सा चढ़ जाता है कि अभी मैंने अपने पत्नी को थोड़ा देर पहले पीट के आया बोबर्ट के साथ सोने के लिए, इतना बेशरम औरत है, फिर से वो ओल्ड नोएल इस बुढ़ा का साथ चक्कर चलाए, फिर से वो बेचारा टीम को पीट डालती है बहुत बुरा तरीका से, ठीक है। और वेलब्रेड इवन उसका कान में ये भी बताते हैं कि तुम्हारा जो वाइफ है ना वो बॉड है, बॉड यानी ब्रॉदल चलाने वाली। बस वो इससे और गुस्सा हो जाता है और वो उसको बढ़िया से पीट डालता है। अब पूरा सीन एकदम कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। अब सब मिल करके बोलते हैं कि चलो इतना तो मतलब कन्फ्यूजन है, अब जस्टिस क्लेमेंट के पास चलते हैं, वहीं इस मसला को कुछ हल कर सकेंगे, और किसी का बस का बात तो ये है नहीं, ठीक है ना। फिर क्या होता है, अब इस तरफ से तो ये सब मिलके जा रहे हैं। अब एक दूसरे सीन में क्या होता है कि ब्रेन वर्म कांस्टेबल का भेष धारण कर लेता है और वो डाउनराइट को जाता है अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये वेलब्रेड का प्लान था कि सब कोई को अलग करने के लिए, तो वो डाउनराइट को अरेस्ट करने के लिए जाता है। अब उसे मिल कौन जाता है, स्टीफन पहना हुआ है डाउनराइट का कपड़ा, तो बस वो स्टीफन को डाउनराइट समझ करके अरेस्ट कर लेता है। और जब लेके जाता है तो सचमुच का डाउनराइट आ जाता है, असली का डाउनराइट। अब वो ब्रेन वर्म को बोलता है कि देखो भैया, अगर तुम इस स्टीफन को अरेस्ट नहीं किया, क्योंकि ये मेरा बिना बताए मेरा पोशाक को जो है चुराया है, तो मैं स्टीफन को तुम्हें बाद में देख लो, मैं तुमको अभी लेकिन बढ़िया से पीट डालूंगा, तो अपने अगर खैरियत चाहते हो तो जल्दी से इसको अरेस्ट करो। तो फिर वो क्या बोलता है, ब्रेन वर्म बोलता है कि सुनो इतना झमेला मत करो, चलो तुम भी चलो, मैं स्टीफन और तुम दोनों को लेके चलता हूँ जस्टिस क्लेमेंट के पास। अब जो करना है जस्टिस क्लेमेंट ही करेंगे। तो एकदम पूरा जो झुंड है वो सब मिल करके चलता है जस्टिस क्लेमेंट के पास। अब यहीं क्लाइमैक्स पॉइंट है, यहीं पे अब सब चीज़ अनरेवल होना शुरू करेगा, पॉजिटिव एंडिंग होगा। अब शुरू होता है एक्ट 5 क्लेमेंट का घर में। तो सबको जब आ जाता है अपना कन्फ्यूजन बताता है, तो क्लेमेंट को समझ आ जाता है कि क्या ट्रिक खेला गया है। तो उसने दोनों को ही, काइटले कपल को, बोथ काइटले एंड डेम काइटले समझाता है कि देखो भैया, तुम लोग दोनों को ही बनाया गया है बहुत बड़ा उल्लू, ठीक है। और दोनों को ही समझाया गया है कि तुम्हारा जो पार्टनर है वो कॉब का घर में है, तो ये एक सोचा समझा प्लान है, एक साजिश है जिसके चलते तुम दोनों को अलग किया गया है, ताकि तुम्हारा घर को फांका कर सके और उसमें वो कुछ ना कुछ हरकत कर सके। तो ये चीज़ समझो, तुम दोनों को ही बुड़बक बनाया गया है। अब फिर वो
जो ब्रेन वर्म है, जो कि ऑलरेडी एज अ वार्लेट या कानूनी जो सहायक है उसका भेष धारण किया है, वो आके बोलता है कि देखो भैया, मैंने इसको लाया है, डाउन राइट को लाया है और स्टीफन को आपका ऑर्डर में। तो वो बोलता है कि भैया मैंने तो कोई ऑर्डर तो दिया नहीं, और सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम रॉजर फॉर्मल के कपड़े पहने हुए हो, पर तुम रॉजर फॉर्मल तो हो नहीं, तो तुमको उसका कपड़ा मिला कहाँ और मेरा एक्चुअल असिस्टेंट है कहाँ, ये उससे पूछता है। ठीक है, तब डाउन राइट नहीं, तब ब्रेन वर्म बताता है कि हाँ मैंने उसके साथ ऐसा ऐसा किया और वो ये है। तो फिर वो ब्रेन वर्म के साथ तो गुस्सा होता ही है, लेकिन वो डाउन राइट को पहले बोलता है अच्छा तुम एक बात बताओ कि तुम मेरे वारंट कहाँ है, मेरा रिटर्न वारंट जिसका बलबूते में ये तुमको लेकर के आया है, ये फर्जी रॉजर फॉर्मल कहाँ है, दिखाओ मुझे। तो डाउन राइट तब बोलता है मैंने तो भैया कोई रिटर्न ये देखा नहीं। तो बोला तब तुम बिना वारंट देखे कैसे तुम इसके साथ आ गए? तो बोला उसने कहा था कि आई मस्ट सर्व द वारंट, तो उसने मस्ट कहा था तो भैया मैंने मान लिया। ठीक है, तो अब ब्रेन वर्म को वो बताता है, जस्टिस क्लेमेंट बताता है कि तुम्हारा ये जो फर्जी हरकत है इसका वजह से आई मस्ट कट यू, तो चलो मैं क्या काट दूँ तुमको। तो खैर वो उसको तलवार लेके उसके सामने नाटक करते काटने का, बट वो काटता नहीं। बोले चलो तुम्हारा ये जो मस्ट है ना, ये इससे जितना कन्फ्यूजन हो, ये मस्ट की वजह से ही तुमको सिर्फ सलाखों का अंदर डाल देना चाहिए। ठीक है, फिर वो एक्चुअली पूछता है कि भैया तुमने ये सब किया किस लिए, बात क्या है, माजरा क्या है, कुछ तो मतलब चीज़ है जो जिसका वजह से ये सब कन्फ्यूजन विलफुली क्रिएट किया गया। तब ब्रेन वर्म बताता है कि असली किस्सा यही है कि ब्रिजेट काइटले और एडवर्ड एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो वेलब्रेड ये सबको फांका करके वो दोनों का शादी करा रहा है टावर में। तो ये सुन करके काफ़ी खुश हो जाता है आपका क्लेमेंट। वो बोलता है कि चलो ये तो अच्छी बात है, ये तो दोनों प्रेमी एक दूसरे से मिल रहे, ये शादी हो रही है तो बहुत खुशी का बात है, तो इसमें छुप छुपाने की बात है, वो दोनों को लेके आओ, वो हैप्पी कपल को मेरा यहाँ लेके आओ, यहाँ एकदम फॉर्मली ऑर्गेनाइज किया जाएगा और उन दोनों का शादी का खुशी में सब कोई को क्या किया जाएगा, खाना दिया जाएगा, ड्रिंक दिया जाएगा। यहाँ प्रेजेंट है सिर्फ दो व्यक्ति को छोड़ करके, एक है मैथ्यू और एक है बोबाडिल, क्योंकि ये दोनों का केस इतना पुअर है, ये दोनों में बिल्कुल कोई एटीट्यूड या कोई मर्दानगी है ही नहीं। तो ये भी एकदम बेफालतू का अपने झमेला लेके आए हैं, तो इसका यही सज़ा है कि आज सब कोई खाएगा पिएगा नाचेगा ऐश करेगा, बस यहीं दोनों भूखा रहेंगे, यहीं ये लोग का सज़ा है। तब वेलब्रेड फिर से थोड़ा मॉकिंग करके बोलते कि अरे मैथ्यू को आप इतना बड़ा सज़ा कैसे दे सकते हैं, मैथ्यू तो ये हमारा जो दुल्हन है ब्रिजेट उसका ऑफिशियल पोएट है, ये थोड़ा पिनबाजी करके बोलता है। बस ये सुन करके जस्टिस क्लेमेंट है उसका भी अपना अंदर का पोएट छुपा हुआ जाग जाता है, बोलता है अरे मुझसे बड़ा पोएट कौन आएगा, एक्सटेम्पोर पोएट, मैं भी तो एक्सटेम्पोर कर सकता हूँ। बस वो संगे संग सैमुअल डैनियल का लिखा हुआ सोनेट पढ़ के सुना देता है। ठीक है, अब मैथ्यू का हाथ में वो तब देखता है कि एक पेपर है, पेपर ऑफ कॉमनवेल्थ। वो देख के ही समझ जाता है कि ये भी पूरा का पूरा प्लेजियराइज्ड पेपर है, कहीं ना कहीं मैथ्यू ने चुरा करके कंपाइल करके रखा है, फिर से किसी को जाल में अपना फंसाने के लिए, अपना मतलब झूठा पोएट का दिखावा करने के लिए। बस दिमाग उसका इतना गर्म हो जाता है, वो मैथ्यू से पेपर छीनता है और उसमें आग लगा देता है। ठीक है, अब इसका बाद क्या होता है कि वो एक पीस मेकिंग का काम अदा करता है, सबको समझाता है। वो सबसे पहले काइटले कपल को बोलता है कि देखो भैया तुम्हारे अंदर, ये तुम दोनों के अंदर ये जो जेलसी है ना, ये तुम लोगों को मिसलीड कर रही है, जेलसी को अपना ख़त्म करो, देखो सब चीज़ शांत हो जाएगा। फिर वो ओल्ड नोएल को भी एडवाइस देता है कि तुम अपना ये जो एक्सेसिव केयर है ना अपना चाइल्ड के प्रति, इसको छोड़ो। ठीक है, एक टाइम के बाद चाइल्ड को एक खुला आज़ादी देना चाहिए, इतना ज़्यादा केयर करोगे तो उल्टा वो हरकत होगा, तुम इसको छोड़ो। और डाउन राइट को बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है भैया, तुम ऑनेस्ट आदमी तो हो लेकिन गुस्सा बहुत ज़्यादा है, तुम गुस्सा को छोड़ो। तो सब कोई का जो ह्यूमर है ना उसको पॉइंट आउट करता है जस्टिस क्लेमेंट और उसको रीड करता है। ठीक है, फिर वो बोलता है आज का ये जो रात है ये फ्रेंडशिप, लव और लाफ्टर के लिए ही डेडिकेटेड होना चाहिए, कोई फालतू का ह्यूमर की वजह से नहीं, कोई फॉली की वजह से नहीं। ठीक है, और आखिरी में वो ब्रेन वर्म का जो पूरा किरदार था, जो कैसे कैसे रोल प्ले उसने किया और अपना बुद्धिमानी से कैसे उसको इतने डिसीव किया, तो सिर्फ उसका इंटेलिजेंस और विट से वो खुश हो जाता है। वो बोलता है कि चलो तुम सलाखों के अंदर रहना डिजर्व नहीं करते, तुमको मैं बाइज्जत भरी करता हूँ, और तुम्हारा ये जो एडवेंचरस स्टोरी है ना, ये तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रन सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे, और जो भी स्पेक्टेटर अभी देख रहे हैं या सुन रहे वो भी बहुत खुश होंगे, और तुमको बहुत अपलॉज, बहुत तालियां भी मिलेंगी। अब इस नोट में पूरा प्ले खत्म होता है। आशा करते हैं प्ले आपको बढ़िया से समझ में आ गया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, चैनल और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबा के ऑन कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ऐसे ही कोई और भी वीडियो आपको अगर चाहिए, प्रोज, पोएम, ड्रामा, नॉवल, कोई भी इशू में, तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए, हम लोग जल्दी से जल्दी उसको अपलोड करने का पूरा कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।